वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 66। संकल्प ने दर्द भरी आवाज में कहा, माँ सा हमारे पैर थक गए, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। कस्तूरी ने उसको अपनी पीठ पर लादते हुए कहा, बच्चा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो दोनों ऐसे ही भाग रहे थे कि अचानक से उस घने जंगल में कस्तूरी के सामने एक लंबा व्यक्ति आ गया। उसका चेहरा देखकर कस्तूरी इतना ज्यादा चौंक गई कि धड़ाम से संकल्प के साथ नीचे गिर गई। दोनों के मुंह से चीख निकली, आह, और उनकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। गुंडे जो उनका पीछा करते हुए जंगल की तरफ आ रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। गुंडों के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बॉस ने उन दोनों को पकड़ लिया है। उसका साथी परेशान होते हुए बोला, यह खुशी की नहीं चिंता की बात है। अगर बॉस ने उन दोनों को पकड़ लिया तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको भगाने दिया। वह लोग घबरा गए। गुंडों के सरदार ने कहा, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। चलो, यह बोलकर वो लोग फिर से कस्तूरी और संकल्प के पीछे दौड़ पड़े। दूसरी तरफ कस्तूरी जिस इंसान से टकराई थी, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो डरते हुए बोली, तुम जिंदा हो? हाँ, हमारी खूबसूरत मोहब्बत, हम जिंदा हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हैं। ऐसा बोलते हुए प्रलय उसकी तरफ बढ़ रहा था। संकल्प और कस्तूरी दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। संकल्प ने उसको देखते हुए कहा, ये तो वही है जिनकी पार्टी में गए थे। दूर रहिए हमारी माँ सा से। वो प्रलय को दूर करने के लिए उसके करीब आया, जिसे देखकर कस्तूरी ने डर के मारे उसको समझाते हुए कहा, बच्चा दूर हो जो इससे। ये खून है, इसने बहुत लोगों का खून किया। तुम्हारी माँ सा और हमारे मम्मी पापा को इसी ने मारा है। उसकी बात सुनकर संकल्प ने गुस्से में उसके पेट में मुक्का मारते हुए कहा, तुमने हमारी माँ सा को मारा था, हम तुम्हें छोड़ेंगे। उसे ऐसे गुस्से में देखकर प्रलय ने उसे पीछे से गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया। छोड़ो हमारे बेटे को। कस्तूरी ने प्रलय को ऐसा बोलते हुए मुक्के मारने शुरू कर दिए, जिसे देखकर उसने दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ लिया। कस्तूरी दर्द से चिल्ला उठी, छोड़ो हमें। प्रलय, जो उनसे काफी बड़ा और ताकतवर था, उनके लिए फाइट करना मुश्किल हो रहा था। दोनों बच्चे बस छूटने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे थे। प्रलय थोड़ा हंसते हुए बोला, तुम दोनों बच्चे हो तो बच्चों की तरह रहो। वह बोल ही रहा था कि तभी किसी ने उसे पीछे से लात मारी और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके हाथों से दोनों बच्चों की पकड़ छूट गई। वह भी उसके आसपास गिरे। तभी एक गुस्से से भरी आवाज वहां पर गूंज उठी, दोनों टाबर महारे से, अब अपना हाथ भी मत लगाना उनको। उसकी आवाज सुनकर कस्तूरी और संकल्प दोनों उसकी तरफ देखने लगे। संकल्प पुकारते हुए बोला, बापू सा। वही कस्तूरी मासूमियत से देख रही थी। श्रेष्ठ उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ए देखते ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी? यह बोलकर वह उसे उठने के लिए हाथ देने लगा कि उसे पीछे से प्रलय ने पकड़ लिया। उसने फिर से गले से कस लिया। कस्तूरी चिल्लाए, राणा साहब बचिए। वे लोग इस वक्त जंगल के सबसे ऊंचे इलाके में मौजूद थे। श्रेष्ठ ने प्रलय की पकड़ से बचने के लिए उसके पेट में अपनी कोनी से अटैक किया, जिससे प्रलय सामने की तरफ झुक गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। श्रेष्ठ ने उसका पकड़ वाला हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से उसके ऊपर जोरदार मुक्का मारा। इसी के साथ उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई। कस्तूरी और संकल्प दोनों उन्हें लड़ते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव नजर आ रहे थे। इतने में गुंडे भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कस्तूरी और संकल्प दोनों को पकड़कर उन पर पिस्टल पॉइंट कर दी। उन्हें देखकर कस्तूरी और संकल्प दोनों ही घबरा गए थे। गुंडों के सरदार ने पिस्टल दिखाते हुए श्रेष्ठ को कहा, लड़ना बंद कर दो ठाकुर श्रेष्ठ, वरना तुम्हारी प्यारी पत्नी और बच्चे को मार देंगे हम। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ को गुस्सा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, अगर महारी लुगाए और महारे छोरे को कुछ भी हुआ तो आज हम लोगों में से कोई भी जिंदा बचकर अट्ठे ते को नहीं जाएगा। गुंडे का सरदार हंसते हुए बोला, जिंदा तो तुम बचकर नहीं जा पाओगे ठाकुर श्रेष्ठ। तुमने यहाँ आकर आज अपनी मौत को बुला लिया है, तो उससे मिलकर ही जाना। यह बोलकर प्रलय ने श्रेष्ठ के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे वह थोड़ा पीछे हट गया। वह बिल्कुल किनारे पर था, नीचे गहरी खाई थी। कस्तूरी ने प्रलय से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए उनको। श्रेष्ठ प्रलय की तरफ सामने से अटैक करने के लिए बढ़ने लगा कि तभी गुंडों के सरदार ने इशारा कर दिया और उसने संकल्प और कस्तूरी के पैरों में गोली चला दी। वे दोनों बच्चे चिल्ला उठे। उन्हें ऐसे देखकर श्रेष्ठ घबरा गया। वह उनकी तरफ देख रहा था, जिसका फायदा उठाया कर प्रलय उसे मारने लगा। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो हमारे बापू सा को।
संकल्प और कस्तूरी दोनों गुंडों की मजबूत पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे और प्रलय श्रेष्ठ को कस्तूरी और संकल्प की धमकी देकर मार रहा था। और अचानक से उसने श्रेष्ठ को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। राणा सा, बापू सा, ये आवाज गूंज उठी। प्रलय कस्तूरी की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, लो मर गए तुम्हारे राणा सा। कस्तूरी उसकी बात सुनकर बेहोश होकर जमीन गिर गई। माँ सा, संकल्प रोते हुए चिल्लाया। प्रलय और गुंडे हंसने लगे। बहुत ही खूबसूरत हो तुम हमारी मोहब्बत, ये बोलते हुए प्रलय कस्तूरी के पास बैठ गया। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगने की वजह से लाल हो चुका था। उसकी छोटी छोटी लटें गालों पर आ गई थी। रो रो कर क्या हाल बना लिया वो इस ठाकुर श्रेष्ठ के लिए। हम तुम्हारा चेहरा साफ करते हैं। प्रलय ये बोलते हुए कस्तूरी के चेहरे से लटें हटाने के लिए उसे छूने लगा। मुखरवोस्य मृगंत्र सुगर्जनः सबलमत्त गजेंद्र विमग्नः। श्रेष्ठ का हाथ पहाड़ी की चोटी से ऊपर आते हुए नजर आने लगा। विपिनराज सदृशो बलवन्यम समानुजो ही नरसिंहवरस्थ था। प्रलय या उसके आदमी उसे देख भी नहीं पाए थे कि श्रेष्ठ तेजी से उसके करीब आया और उसने आते ही प्रलय के कंधे पर लात मारकर उसे कस्तूरी से दूर फेंकते हुए गुस्से में कहा, लातों ने भूत बातों ते को नहीं मानते। बापू सा, संकल्प चिल्ला उठा। श्रेष्ठ के वार की वजह प्रलय दूर जाकर गिरा और गिरते ही उसने श्रेष्ठ को गुस्से में घूरते हुए कहा, तू जिंदा है। लगता है आसान मौत तुम्हारे नसीब में नहीं है। नसीब में तो थारे भी आसान कोनी लिखी। आज तू तुम्हारे हाथों कुत्तों की तरह पिट पिट कर मरेगा। ये बोलकर श्रेष्ठ ने अपने एक कदम पीछे लिए और थोड़ा जंप करके उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे प्रलय पीछे खिसक कर पीठ के बल गिरा। उसको देखकर श्रेष्ठ ने तिरछी मुस्कान दी और शेर की तरह उस जंगली भैंसे का शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ा। गुंडे श्रेष्ठ को फिर से धमकाने के लिए कुछ कदम उठा पाता कि इतने में वहां पर श्रेष्ठ के भाइयों और वल्लभ आदमियों के साथ गाड़ियों में पहुंच गए। उन सब ने गुंडों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इधर श्रेष्ठ धोबी के जैसे मैले कपड़े की तरह प्रलय को धोना शुरू कर दिया। गुंडों से छूटकर संकल्प कस्तूरी के पास आकर बैठ गया। उसने कस्तूरी के गाल सहलाते हुए कहा, माँ सा उठिए। श्रेष्ठ ने प्रलय को लहूलुहान कर दिया था। कस्तूरी को होश में न आते हुए देखकर संकल्प ने श्रेष्ठ को देखते हुए गुस्से में कहा, बापू सा इसे छोड़िएगा मत। ये वही आदमी है जिसने हमारी बड़ी माँ सा को मारा था। चैप्टर 67। श्रेष्ठ के वार की वजह प्रलय दूर जाकर गिरा और गिरते ही उसने श्रेष्ठ को गुस्से में घूरते हुए कहा, तू जिंदा है। लगता है आसान मौत तुम्हारे नसीब में नहीं है। नसीब में तो थारे भी आसान कोनी लिखी। आज तू तुम्हारे हाथों कुत्तों की तरह पिट पिट कर मरेगा। ये बोलकर श्रेष्ठ ने अपने एक कदम पीछे लिए और थोड़ा जंप करके उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे प्रलय पीछे खिसक कर पीठ के बल गिरा। उसको देखकर श्रेष्ठ ने तिरछी मुस्कान दी और शेर की तरह उस जंगली भैंसे का शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ा। गुंडे श्रेष्ठ को फिर से धमकाने के लिए कुछ कदम उठा पाता कि इतने में वहां पर श्रेष्ठ के भाइयों और वल्लभ आदमियों के साथ गाड़ियों में पहुंच गए। उन सब ने गुंडों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इधर श्रेष्ठ धोबी के जैसे मैले कपड़े की तरह प्रलय को धोना शुरू कर दिया। गुंडों से छूटकर संकल्प कस्तूरी के पास आकर बैठ गया। उसने कस्तूरी के गाल सहलाते हुए कहा, माँ सा उठिए। श्रेष्ठ ने प्रलय को लहूलुहान कर दिया था। कस्तूरी को होश में न आते हुए देखकर संकल्प ने श्रेष्ठ को देखते हुए गुस्से में कहा, बापू सा इसे छोड़िएगा मत। ये वही आदमी है जिसने हमारी बड़ी माँ सा को मारा था। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से संकल्प को देखने लगे। क्या बोला तूने छोरा? श्रेष्ठ ने उसे सवाल किया, जिसका जवाब देने के लिए इस बार संकल्प रोते हुए गुस्से में बोला, इसी ने हमारी बड़ी माँ सा को मारा है। इसी ने मारा है, हम माँ सा ने बताया था। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ का खून खोल उठा। तूने मनीषा को मारा था। तूने मारा था मनीषा को। अब तू मरेगा। उसने खून से लथपथ प्रलय को गले से पकड़कर दबाते हुए 2 फीट ऊपर उठा दिया। प्रलय का दम घुटने लगा, पर इससे उसका मन नहीं भरा। उसने प्रलय की पीठ को पास के ही एक सूखे पेड़ से मारना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसके कपड़े भी प्रलय के खून से लथपथ हो गए। उसने इतनी बेरहमी से प्रलय को मारा कि कोई उस मंजर को देखने से डर के मारे मार जाता। प्रलय के दिल की धड़कन रुकने के बाद भी उसे तब तक मारा जब तक वहां पर अश्विन अपनी पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंच नहीं गया। पार्थ भी वहां पहुंच गया था। श्रेष्ठ छोड़ो इसे, ये मर गया है। पार्थ ने ये बोलकर श्रेष्ठ को समझाया तो श्रेष्ठ ने प्रलय को छोड़कर कस्तूरी को कंधे पर लादा और संकल्प को गोद में उठा लिया। जाते वक्त उसने अश्विन को देखते हुए कहा, ये अभी भी महारी ही लुगाइस है। मैंने तलाक के पेपर्स कोर्ट में जमा को नहीं कराए थे।
यो वास्ते महारी लुगाई का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। इतना बोलकर श्रेष्ठ उन दोनों को लेकर वहां से गौरव महल निकल गया। पूरे रास्ते कस्तूरी बेहोश ही थी। गौरव महल। श्रेष्ठ, कस्तूरी और संकल्प जब श्रेष्ठ के भाई और वल्लभ के साथ वापस आए तो उनका आरती करके खुशी खुशी स्वागत किया। कस्तूरी के वापस आने के कारण सबने श्रेष्ठ को माफ कर दिया। रात का समय। कस्तूरी पेट पर बेहोश पड़ी हुई थी और श्रेष्ठ वॉशरूम में नहा रहा था। कस्तूरी के पास संकल्प बैठा हुआ था। श्रेष्ठ ने खुद नहाने के पहले उसे नहीं लाया था। माँ सा उठ जाए ना, संकल्प बहुत ही प्यार से कस्तूरी की गाल सहला रहा था। उसके ऐसा करने से उसके गीले बालों से पानी के छींटे कस्तूरी के चेहरे पर पड़े, जिससे वो कसमसाते आंखें खोलने लगी। उसकी नज़र सबसे पहले संकल्प पर गई तो वह उसे अपने सीने से लगाकर सवाल करते हुए हड़बड़ाकर बोली, हमारे बच्चे, तुम ठीक हो? हम ठीक हैं माँ सा, हम बापू सा को बुलाते हैं, संकल्प ने जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कस्तूरी को श्रेष्ठ की याद आई तो वह थोड़ा रोते हुए बोली, वह कहाँ है? संकल्प ने श्रेष्ठ को पुकारना शुरू किया, बापू सा, बापू सा। श्रेष्ठ वॉशरूम से टॉवल बांधकर बाहर आते ही बोला, क्या हुआ? आप ठीक हो? वो बेड से उछलकर श्रेष्ठ से छिपकली की तरह चिपक गई। उसके दोनों पैर श्रेष्ठ की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसकी बाहें श्रेष्ठ के गले में थी। ए छिपकलियों के हरकत से उतर नीचे, श्रेष्ठ उसे डांटते हुए बोला। कस्तूरी उसके चेहरे को देखकर रोते हुए बोली, हमें लगा हमने आपको खो दिया। आपको क्या जरूरत थी उस राक्षस से उलझने की? आपको कुछ हो जाता तो? श्रेष्ठ ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं वासित हम दोनों की वजह से उलझा था, और अगर मने कुछ हो जाता तो थारा महारे ते पीछा छूट जाता। जे वास्ते तू अश्विन से शादी लेती। उसकी बात सुनकर कस्तूरी रोते हुए गुस्से में बोली, आप बहुत ज्यादा बुरे। आप फिर से ऐसी बात मत करना, वरना क्या करेगी तू? श्रेष्ठ ने झूठे मूठे गुस्से में पूछा। आप देखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? कस्तूरी ने यह बोलकर श्रेष्ठ की गर्दन पर दांत रखकर जोर से काट लिया। उसकी इस हरकत से श्रेष्ठ चिल्लाते हुए बोला, छिपकली ने काट लिया। संकल्प उन दोनों को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कस्तूरी ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, आपने भी तो हमें काटा था। यहाँ पर देखी, हमारी गर्दन पर अभी भी वह निशान है। श्रेष्ठ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यो लव बाइट से महारे प्यार का निशान, मैं थारे ते प्यार सू। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने आंसू साफ करते हुए कहा, हम भी आप जैसे गुस्सेल, दुष्ट, निर्ज, बुरे इंसान के साथ प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसकी कमर को बाहों में भरकर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। एक फॉरेन हॉस्पिटल में मुर्दाघर के स्ट्रेचर पर प्रलय की लाश पड़ी हुई थी। उसके पास विदुर खड़ा हुआ था और एक नौजवान औरत खड़ी हुई थी। वो औरत प्रलय के सिर सहलाते हुए बोली, उस ठाकुर श्रेष्ठ ने हमारे भाई को मारा और तुम उसे जिंदा छोड़कर यहाँ चले। तुम्हें क्या लगा अपने भाई की लाश देखने के बाद हम तुम्हारी गलती को अनदेखा कर देंगे? एनके हम जब तक प्रलय के पास हेल्प के लिए पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने उसको रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुका। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे पति हैं। विदुर घबराते हुए माफी मांगने लगा। हम गलती के बदले माफी नहीं, मौत देते हैं। यह बोलकर उसे खूबसूरत हसीना ने प्रलय के बेड के पास पड़े हुए सर्जन नाइफ से विदुर की गर्दन पर तेज वार किया और वह चिल्ला उठा। वह मदद के लिए तड़पने लगा। उसको देखकर एनके ने कहा, ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारना है हमें उसे, ठाकुर श्रेष्ठ को। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये इस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। कुछ दिनों बाद गौरव महल। कस्तूरी और संकल्प दोनों को श्रेष्ठ तैयार कर रहा था। कस्तूरी ने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। श्रेष्ठ उसको जबरदस्ती जूते पहन रहा था, लेकिन वह जूते उतार कर फेंक देती थी। संकल्प को भी श्रेष्ठ ने जब जूते पहने हैं तो उसने भी अपने जूते निकाल कर फेंक दिए। संकल्प ने मुंह बनाते हुए कहा, हम जूते नहीं पहनेंगे और हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम भी जूते नहीं पहनेंगे और जो खाना आप हम दोनों के लिए लिख रहे हैं वह तो एकदम बेकार है, हम नहीं खाएंगे। संकल्प का साथ देते हुए कस्तूरी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। श्रेष्ठ ने उन दोनों को देखकर गुस्से में कहा, थम दोनों चुपचाप जूते पहन बैग लेकर चलो। कस्तूरी ने श्रेष्ठ पर बिगड़ते हुए गुस्से में कहा, आप हम दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऐसे एक दूसरे से अलग करके आप इतनी दूर नहीं भेज सकते। हम अपनी माँ सा के बिना नहीं रह पाएंगे। हम नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। संकल्प ने कस्तूरी का साथ देते हुए कहा। कस्तूरी उसकी बात पूरी करते हुए बोली, हम भी संकल्प के बिना नहीं रहेंगे। हमें नहीं जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी। थम दोनों हमारी बात समझ क्यों को नहीं रहे? छिपकली थारे को पढ़ना था।
तू भूल गई थारे कुछ सपने थे, और महारे लादेसा तने भी तो पढ़ना लिखकर महारी तरह बिजनेस संभालना से। जे वास्ते थम दोनों महारी बात मानकर पढ़ने के लिए जाओ। मैं वादा करता सू कि थम दोनों को कभी अलग को नहीं होने दूंगा, ना एक दूसरे ते ना महारे ते। श्रेष्ठ ने उन दोनों बच्चों को समझाया और मन मारकर उनको उसकी बात माननी पड़ी। वो उन दोनों को छोड़ने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वो लोग पूरे परिवार को मिलने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल गए। चैप्टर 68। श्रेष्ठ के वार की वजह प्रलय दूर जाकर गिरा, और गिरते ही उसने श्रेष्ठ को गुस्से में घूरते हुए कहा, तू जिंदा है। लगता है आसान मौत तुम्हारे नसीब में नहीं है। नसीब में तो थारे भी आसान को नहीं लिखी। आज तू हमारे हाथों कुत्तों की तरह पिट पिट कर मरेगा। ये बोलकर श्रेष्ठ ने अपने एक कदम पीछे लिए और थोड़ा जंप करके उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिससे प्रलय पीछे खिसक कर पीठ के बल गिरा। उसको देखकर श्रेष्ठ ने तिरछी मुस्कान दी और शेर की तरह उस जंगली भैंसे का शिकार करने के लिए उस पर टूट पड़ा। बुंदे श्रेष्ठ को फिर से धमकाने के लिए कुछ कदम उठा पाता कि इतने में वहां पर श्रेष्ठ के भाइयों और वल्लभ आदमियों के साथ गाड़ियों में पहुंच गए। उन सब ने गुंडों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इधर श्रेष्ठ धोबी के जैसे मैले कपड़े की तरह प्रलय को धोना शुरू कर दिया। गुंडों से छूटकर संकल्प कस्तूरी के पास आकर बैठ गया। उसने कस्तूरी के गाल सहलाते हुए कहा, माँ सा उठिए। श्रेष्ठ ने प्रलय को लहूलुहान कर दिया था। कस्तूरी को होश में न आते हुए देखकर संकल्प ने श्रेष्ठ को देखते हुए गुस्से में कहा, बापू सा इसे छोड़िएगा मत। ये वही आदमी है जिसने हमारी बड़ी माँ सा को मारा था। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से संकल्प को देखने लगे। क्या बोला तूने छोरा? श्रेष्ठ ने उसे सवाल किया, जिसका जवाब देने के लिए इस बार संकल्प रोते हुए गुस्से में बोला, इसी ने हमारी बड़ी मासा को मारा है। इसी ने मारा है, हम मासा ने बताया था। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ का खून खोल उठा। तूने मनीषा को मारा था। तूने मारा था मनीषा को। अब तू मरेगा। उसने खून से लथपथ प्रलय को गले से पकड़कर दबाते हुए 2 फीट ऊपर उठा दिया। प्रलय का दम घुटने लगा, पर इससे उसका मन नहीं भरा। उसने प्रलय की पीठ को पास के ही एक सूखे पेड़ से मारना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसके कपड़े भी प्रलय के खून से लथपथ हो गए। उसने इतनी बेरहमी से प्रलय को मारा कि कोई उस मंजर को देखने से डर के मारे मार जाता। प्रलय के दिल की धड़कन रुकने के बाद भी उसे तब तक मारा जब तक वहां पर अश्विन अपनी पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंच नहीं गया। पार्थ भी वहां पहुंच गया था। श्रेष्ठ छोड़ो इसे, ये मर गया है। पार्थ ने ये बोलकर श्रेष्ठ को समझाया तो श्रेष्ठ ने प्रलय को छोड़कर कस्तूरी को कंधे पर लादा और संकल्प को गोद में उठा लिया। जाते वक्त उसने अश्विन को देखते हुए कहा, ये अभी भी महारी ही लुगाई से। मने तलाक के पेपर्स कोर्ट में जमा को नहीं कराए थे। यो वास्ते महारी लुगाई का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। इतना बोलकर श्रेष्ठ उन दोनों को लेकर वहां से गौरव महल निकल गया। पूरे रास्ते कस्तूरी बेहोश ही थी। गौरव महल। श्रेष्ठ, कस्तूरी और संकल्प जब श्रेष्ठ के भाई और वल्लभ के साथ वापस आए तो उनका आरती करके खुशी खुशी स्वागत किया। कस्तूरी के वापस आने के कारण सब ने श्रेष्ठ को माफ कर दिया। रात का समय। कस्तूरी पेट पर बेहोश पड़ी हुई थी और श्रेष्ठ वॉशरूम में नहा रहा था। कस्तूरी के पास संकल्प बैठा हुआ था। श्रेष्ठ ने खुद नहाने के पहले उसे नहीं लाया था। माँ सा उठ जाए ना। संकल्प बहुत ही प्यार से कस्तूरी की गाल सहला रहा था। उसके ऐसा करने से उसके गीले बालों से पानी के छींटे कस्तूरी के चेहरे पर पड़े, जिससे वो कसमसाते आंखें खोलने लगी। उसकी नज़र सबसे पहले संकल्प पर गई तो वह उसे अपने सीने से लगाकर सवाल करते हुए हड़बड़ाकर बोली, हमारे बच्चे तुम ठीक हो? हम ठीक हैं माँ सा, हम बापू सा को बुलाते हैं। संकल्प ने जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कस्तूरी को श्रेष्ठ की याद आई तो वह थोड़ा रोते हुए बोली, वह कहाँ है? संकल्प ने श्रेष्ठ को पुकारना शुरू किया, बापू सा बापू सा। श्रेष्ठ वॉशरूम से टॉवल बांधकर बाहर आते ही बोला, क्या हुआ? आप ठीक हो? वो बेड से उछलकर श्रेष्ठ से छिपकली की तरह चिपक गई। उसके दोनों पैर श्रेष्ठ की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसकी बाहें श्रेष्ठ के गले में थी। ए छिपकलियों के हरकत से उतर नीचे, श्रेष्ठ उसे डांटते हुए बोला। कस्तूरी उसके चेहरे को देखकर रोते हुए बोली, हमें लगा हमने आपको खो दिया। आपको क्या जरूरत थी उस राक्षस से उलझने की? आपको कुछ हो जाता तो? श्रेष्ठ ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं वासित हम दोनों की वजह से उलझा था, और अगर मने कुछ हो जाता तो थारा महारे ते पीछा छूट जाता। जे वास्ते तू अश्विन से शादी लेती। उसकी बात सुनकर कस्तूरी रोते हुए गुस्से में बोली, आप बहुत ज्यादा बुरे। आप फिर से ऐसी बात मत करना वरना क्या करेगी तू? श्रेष्ठ ने झूठे मूठे गुस्से में पूछा।
आप देखना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? कस्तूरी ने यह बोलकर श्रेष्ठ की गर्दन पर दांत रखकर जोर से काट लिया। उसकी इस हरकत से श्रेष्ठ चिल्लाते हुए बोला, छिपकली ने काट लिया। संकल्प उन दोनों को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कस्तूरी ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, आपने भी तो हमें काटा था। यहाँ पर देखिए, हमारी गर्दन पर अभी भी वह निशान है। श्रेष्ठ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यो लव बाइट से म्हारे प्यार का निशान, मैं थारे ते प्यार सू। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने आंसू साफ करते हुए कहा, हम भी आप जैसे गुस्सेल, दुष्ट, निर्लज, बुरे इंसान के साथ प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसकी कमर को बाहों में भरकर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। एक फॉरेजिन हॉस्पिटल में मुर्दाघर के स्ट्रेचर पर प्रलय की लाश पड़ी हुई थी। उसके पास विदुर खड़ा हुआ था और एक नौजवान औरत खड़ी हुई थी। वो औरत प्रलय के सिर सहलाते हुए बोली, उस ठाकुर श्रेष्ठ ने हमारे भाई को मारा और तुम उसे जिंदा छोड़कर यहाँ चले। तुम्हें क्या लगा अपने भाई की लाश देखने के बाद हम तुम्हारी गलती को अनदेखा कर देंगे? एनके हम जब तक प्रलय के पास हेल्प के लिए पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने उसको रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुका। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे पति हैं। विदुर घबराते हुए माफी मांगने लगा। हम गलती के बदले माफी नहीं, मौत देते हैं। यह बोलकर उसे खूबसूरत हसीना ने प्रलय के बेड के पास पड़े हुए सर्जन नाइफ से विदुर की गर्दन पर तेज वार किया और वह चिल्ला उठा। वह मदद के लिए तड़पने लगा। उसको देखकर एनके ने कहा, ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारना है हमें उसे, ठाकुर श्रेष्ठ को। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये इस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। कुछ दिनों बाद गौरव महल कस्तूरी और संकल्प दोनों को श्रेष्ठ तैयार कर रहा था। कस्तूरी ने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। श्रेष्ठ उसको जबरदस्ती जूते पहन रहा था, लेकिन वह जूते उतार कर फेंक देती थी। संकल्प को भी श्रेष्ठ ने जब जूते पहने हैं तो उसने भी अपने जूते निकाल कर फेंक दिए। संकल्प ने मुंह बनाते हुए कहा, हम जूते नहीं पहनेंगे और हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम भी जूते नहीं पहनेंगे और जो खाना आप हम दोनों के लिए लिख रहे हैं वह तो एकदम बेकार है, हम नहीं खाएंगे। संकल्प का साथ देते हुए कस्तूरी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। श्रेष्ठ ने उन दोनों को देखकर गुस्से में कहा, थम दोनों चुपचाप जूते पहन बैग लेकर चलो। कस्तूरी ने श्रेष्ठ पर बिगड़ते हुए गुस्से में कहा, आप हम दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऐसे एक दूसरे से अलग करके आप इतनी दूर नहीं भेज सकते। हम अपनी मासा के बिना नहीं रह पाएंगे, हम नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। संकल्प ने कस्तूरी का साथ देते हुए कहा। कस्तूरी उसकी बात पूरी करते हुए बोली, हम भी संकल्प के बिना नहीं रहेंगे। हमें नहीं जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम दोनों हमारी बात समझ क्यों को नहीं रहे? छिपकली थारे को पढ़ना था, तू भूल गई। थारे कुछ सपने थे और महारे लादेसा तने भी तो पढ़ना लिखकर महारी तरह बिजनेस संभालना से। जे वास्ते हम दोनों हमारी बात मानकर पढ़ने के लिए जाओ। मैं वादा करता सू कि हम दोनों को कभी अलग को नहीं होने दूंगा, ना एक दूसरे ते ना महारे ते। श्रेष्ठ ने उन दोनों बच्चों को समझाया और मन मारकर उनको उसकी बात माननी पड़ी। वो उन दोनों को छोड़ने के लिए कमरे से बाहर चला गया। वो लोग पूरे परिवार को मिलने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर कमेंट्स।